नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात अरब देशों के चक्रकाल में फंसे कट्टरपंथियों की, जो नुपुर शर्मा को सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाए जाने के बाद अब बौखलाने लगे हैं। फिर बात करेंगे योगी के चक्रव्यूह में फंसी पीएफआई की, जो कानपुर हिंसा के बाद सरकार के एक्शन से बिलबिलाई घूम रही है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे ईडी के फंदे में फंसे सत्येंद्र जैन की, जिन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर 16 करोड़ की धोखाधड़ी की है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे सियासी चक्रव्यूह में फंसे राहुल गांधी की, जो अब मूसेवाला की मौत के एक हफ्ते बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात अरब देशों के चक्रकाल में फंसे कट्टरपंथियों की। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद से ही लगातार नुपुर शर्मा को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में भले ही मामला गरमाने के बाद नुपुर को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया, लेकिन सरकार अब भी नुपुर के साथ खड़ी है और इसीलिए ही नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। लेकिन कट्टरपंथी अब भी बौखलाए घूम रहे हैं। जिस तरह से अरब देशों में नुपुर के बयान की निंदा की जा रही है, उससे अलग और कानून के दायरे से बाहर जाकर ये कट्टरपंथी अब उन्हें जान से मारे जाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे ही अब एक आतंकी संगठन ने भी इस मामले में हस्तक्षेप कर नुपुर को धमकी दी है। आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवातुल हिंद ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उन्हें पूरी दुनिया से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। नुपुर शर्मा के अपने बयान वापस लिए जाने के बाद और मामले में माफी मांगे जाने के बावजूद भी उन्हें लगातार इस तरह की धमकी मिल रही है। ये कट्टरपंथी केवल माहौल बनाने के लिए लगातार मामले को हवा दे रहे हैं। ऐसे ही सऊदी अरब, कतर, कुवैत के बाद तालिबान ने भी भारत को चेतावनी देनी शुरू कर दी। इस्लामिक देश में नुपुर के बयान के बाद अब प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा है, जिसके तहत लगातार नुपुर पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। जब नुपुर शर्मा के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई गई जा चुकी थी, तो फिर ये लोग मामले में कानूनी कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय कानून के दायरे से बाहर जाकर नुपुर शर्मा को धमकी देने में लगे हैं। लेकिन जहां ये कट्टरपंथी नुपुर की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कई हिंदू संगठन भी अब नुपुर शर्मा के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी ये कहा गया है कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं कही है और वो उनके साथ है। और इसी तरह से कई ऐसे संगठन भी हैं जो नुपुर शर्मा के अब समर्थन में आ खड़े हुए हैं। यहां नुपुर शर्मा के पीछे कट्टरपंथी हाथ धोकर लग गए हैं। वहीं कानपुर हिंसा पर योगी के एक्शन से पीएफआई बिलबिलाने लग गई है। कानपुर में हुई हिंसा को 5 दिन बीत चुके हैं। अभी तक पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे 40 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की है। इसके बाद आरोपियों में योगी का खौफ ऐसा बैठा है कि संदिग्ध खुद ही सरेंडर कर थाने पहुंच रहे हैं। हिंसा और पथराव की घटना के बाद 500 लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही इन लोगों में इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस हिंसा में पीएफआई जैसे संगठनों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। ऐसे में जैसे ही कानपुर हिंसा में पीएफआई की भूमिका होने की बात सामने आई है, वैसे ही अब योगी के एक्शन के डर से पीएफआई बौखलाने लग गई है। मामले में पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने कहा है कि पीएफआई का कानपुर हिंसा से कोई नाता नहीं है। हम कानपुर हिंसा की निंदा करते हैं। बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों के लिए हम सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं, इसीलिए किसी न किसी हमले से पीएफआई का नाम जोड़ा जाता है। अब एक बात आपको ये भी बता दूं कि हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर के घर से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, साथ ही उसके फोन से जो नंबर बरामद किए गए हैं, सबके पीएफआई से जुड़े होने पर संदेह जताया जा रहा है। जो दस्तावेज हयात के घर से मिले हैं, वो जिस संस्थान के हैं, उस संस्थान को सीधे ही पीएफआई से फंडिंग होती थी। और फिर जिस तरह से पीएफआई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके बाद पीएफआई की भूमिका होने पर संदेह जताना तो लाजमी है।
एक बात यह भी है कि हाल में पीएफआई के 33 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किए जाने के बाद पहले ही इस कट्टर इस्लामिक संगठन को बैन किए जाने की मांग की जा रही है। और फिर अब अगर कानपुर हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए योगी के एक्शन से पीएफआई बिलबिलाया घूम रहा है। अब पीएफआई का इलाज तो योगी जी ने ढूंढ लिया है, लेकिन इसी बीच केजरीवाल के घोटालेबाज मंत्री सत्येंद्र जैन भी बुरे फंस गए हैं। जैन 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में है, जहां जमकर उनकी खातिरदारी की जा रही है। केजरीवाल के मंत्री ने ऐसा घोटाला किया है कि उनकी जुबान भी नहीं खुल रही। इतना ही नहीं, डर से तो जनाब अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल तक ठीक से नहीं दे पा रहे। लेकिन ये चाहे अपने घोटाले को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस बार इनको कोई बचा नहीं पाएगा। अब ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कथित तौर पर 16 करोड़ रुपए से अधिक का शोधन किया है। सीबीआई और ईडी ने सत्येंद्र जैन पर जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए अपनी 2 बेटियों सहित अपने परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सत्येंद्र जैन की पत्नी और 2 बेटियों ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों से कारोबार की आड़ में करोड़ों रुपए हासिल किए और जैन, उनके परिवार और दोस्तों का दिल्ली की 4 कंपनियों में नियंत्रण और हिस्सेदारी है, ऐसा भी बताया गया है। दिल्ली सरकार का हिस्सा बनने से पहले जैन 4 में से 3 फर्मों के निदेशकों में से एक रहे थे। जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन कंपनियों ने 2011 से 2016 की अवधि के दौरान 16.4 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसमें 2015 से 16 में 4.61 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने एक लोक सेवक थे। ये पूरा घोटाला कोलकाता के शेल कंपनियों के जरिए किया गया। एक ही एड्रेस पर लगभग 200 से ज्यादा कंपनियां चलाई जा रही थी। अब ईडी ने हाल ही में फिर से जैन के घर समेत हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से अहम दस्तावेज तो बरामद किए ही गए, साथ ही साथ जैन के करीबी के घर से 2 करोड़ 82 लाख कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा काफी मात्रा में सोना बरामद किया गया है, जिसमें सोने के बिस्किट और 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं, जिससे ईडी और भी तेजी से अब इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती जा रही है। सत्येंद्र जैन के पास केजरीवाल के कई राज भी हो सकते हैं और शायद इसीलिए ही केजरीवाल ने अब तक जैन का इस्तीफा भी नहीं लिया है। लेकिन अब ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद जिस तरह के सबूत हाथ लग रहे हैं, उसके बाद घोटाले के इस दलदल में सत्येंद्र जैन बुरे फंसते चले जा रहे हैं। ईडी की छापेमारी से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं गांधी परिवार के युवराज फिर से अपनी राजनीति करने मूसा गांव पहुंच गए हैं। राहुल गांधी अब सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने मानसा के मूसा गांव पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। गांधी ने मूसेवाला की तस्वीर पर फूल अर्पित किए और उनके पिता को गले लगाकर ढांढस बंधाया। लेकिन अब राहुल गांधी वैसे तो देश में कुछ भी होता है या फिर उनकी पार्टी में कुछ भी हो रहा होता है तो छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाते हैं। अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के 1 हफ्ते बाद राहुल गांधी को ये याद आ रहा है कि उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। ये हालत राहुल गांधी की तब है जब सिद्धू मूसेवाला खुद कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा थे। उन्होंने कांग्रेस के लिए मानसा से चुनाव लड़ा था। गजेंद्र शेखावत, सुनील जाखड़, यहां तक कि अमित शाह से भी मूसेवाला के माता पिता मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को अब तक इस मामले में कोई सूद नहीं थी। ऐसे में सवाल है कि आखिर 1 हफ्ते बाद भी राहुल गांधी मूसा गांव क्यों पहुंच गए हैं? तो बात कुछ ऐसी है कि 23 जून को पंजाब में संगरूर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और पंजाब के सभी दलों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उतार दिए हैं, जिसमें कांग्रेस के दलबीर गोल्डी, शियद के कमलदीप कौर, बीजेपी के केवल सिंह ढिल्लों ने पर्चा दाखिल किया है। इसके साथ ही आपने संगरूर के जिला अध्यक्ष गुरमेल सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं 5वें उम्मीदवार शियद अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने भी इस चुनाव में ताल ठोक दी है। ऐसे में पहले ही जहां कांग्रेस की स्थिति खराब होती चली जा रही है, इस बीच ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका माना जा रहा है और मूसेवाला की मौत के बाद राहुल गांधी का वहां जाना भी उनके पॉलिटिकल स्टंट में से एक है, जिससे वो वहां जाकर मूसेवाला को श्रद्धांजलि दे और फिर सहानुभूति से पंजाब के लोगों का वोट लेकर संगरूर की सीट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकें। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।